गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 26 फरवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं। ये जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीएससी का 2023 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी को लेकर हम लोग पढ़ते हैं, कोविड-19 महामारी के प्रभाव को लेकर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए रखा है, उसके बारे में बात करते हैं। एनएफएसए के बारे में बात करते हैं हम लोग, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है ना यहाँ पे मिशन। ओके, ये क्वेश्चन को आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। हम बता देते हैं आपको यहाँ पे, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सफलता और इसकी चुनौतियों का विश्लेषण करें। तो सबसे पहले यहाँ पे फूड जो सिक्योरिटी जो एक्ट है ना 2013 वाला, ठीक है, आई थिंक 2013 या 2003 में बना ये वाला। हाँ, 2013 में बना। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में एक जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना, इस अधिनियम के तहत शहरी इलाकों में, ठीक है, शहरी जो गरीबी है ना, वहां पे 50% पॉपुलेशन को कवर करता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना 75% पॉपुलेशन को कवर करता है। तो भारत ने फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो यहाँ पे सफलता है उसके बारे में बात करना है। तो सफलता में हम लोग ये दिखा दिया। फिर यहाँ पे चुनौती के अगर बारे में बात करें हम लोग, तो चुनौती क्या है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना, जो लाभुक है उसको पहचान करना। यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर भी लोग जो है इसके अंतर्गत यहाँ पे शामिल हो जा रहे हैं ना। फिर यहाँ पे भ्रष्टाचार, रिसाव, ये तमाम चुनौती यहाँ पर देखने को मिलता है। जागरूकता का भी अभाव है यहाँ पे। ये तमाम चैलेंजेस के बारे में लिखिएगा। सफलता में आप बताइएगा, जो शहरी है और ग्रामीण इलाकों में जो है, लगभग शहरी में 50% पॉपुलेशन को कवर करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में 75% पॉपुलेशन को कवर करता है। महिलाओं और बच्चों पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। आप देखोगे जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है ना, उनको यहाँ पर पोषण को और सुरक्षा को लेकर यहाँ पे जो है कई प्रावधान किए गए हैं। तो ये सब अच्छी अच्छी बातों को आपको लिखना है। ठीक है, और कल हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे। लेकिन अब आते हैं हम लोग ये जो कोटेशन है याद रखिएगा। कल हम लोग इससे पहले जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दे पर हम लोग डिस्कस किए थे, क्लाइमेट चेंज, फिर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात किए थे ना, और उससे संबंधित कोटेशन के बारे में बात किए थे कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो होते हैं व्यक्ति या संस्था, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें की जाती है उसको कोटेशन बोलते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एफओ के अनुसार, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की सुलभता भी गारंटी है। मतलब सभी के लिए आप भोजन उपलब्ध करा दो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उस भोजन तक पहुंचने के लिए जो साधन होना चाहिए आर्थिक रूप से, आप जो रास्ते होने चाहिए, उसमें भी सुलभता लाना होगा। ये एफओ के द्वारा कहा गया है। ठीक है, मान लीजिए खदान का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, तो क्या जो लाभुक है पहुंच पाएंगे वहां तक, खरीद पाएंगे उसको? नहीं खरीद पाएंगे ना। ठीक है, और जो पोषण युक्त खाद्य है, और हमें जो भोजन को जो हम बांट रहे हैं, जो पदार्थ को बांट रहे हैं, ठीक है, लाभुकों में, क्या वो पोषण युक्त है? ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पोषण युक्त और लागत में और सही लाभुकों तक पहुंचाना, ये जो है एफएओ के द्वारा बताया गया। फिर बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग, ये जो है ना हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन्होंने भूख शांति का सबसे बड़ा खतरा माना है। अगर आपको शांति चाहिए ना, तो वहां पर भूख को खत्म करना होगा। जहां पर भूख ही खत्म नहीं हो पा रहा, तो वहां पर शांति आप अचीव नहीं कर पाओगे। फिर बात करेंगे महात्मा गांधी का कोटेशन क्या है, जब तक भारत का अंतिम व्यक्ति भूख से मुक्त नहीं होगा, जो हाशिए पर है, जो मार्जिनाइज्ड पीपल है, ठीक है, अगर उनको उनके अंतर्गत भूख को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारी स्वतंत्रता क्या है, अधूरी है। तो ये भी कोटेशन आप यूज करोगे जब भी फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला आ जाए। ठीक है, या फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो प्रावधान है उससे लेकर क्वेश्चन आ जाए, तो आप इन तमाम कोटेशन का यूज करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। फिर बात करेंगे यहाँ पे अमर्त्य सेन, जो इकोनॉमिक्स चाहिए, नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। किसी भी सभ्यता की स्थिरता इस पर निर्भर करती है ना, कि अपनी जनता की भूख मिटाने में कितने सक्षम है। फिर है खाद्य सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है, ना कि दया और अनुदान। खाद्य सुरक्षा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ये जो है ना स्वामीनाथन, भारत के हरित क्रांति के जनक, अभी हम लोग देखेंगे जो किसान लोग जो डिमांड कर रहे हैं ना एमएसपी को लेकर, तो इन्हीं का आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो डिमांड कर रहे हैं, C250, इस फॉर्मूला को लागू करने के लिए बोल रहे हैं। फिर बात करेंगे भूख के खिलाफ युद्ध किसी भी अन्य युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो भूख के खिलाफ जो युद्ध है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है जो अन्य युद्ध को आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो बड़ा युद्ध नहीं है। भूख के खिलाफ जो युद्ध है ना, वो बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। और महात्मा गांधी से वाला जो जिक्र हम लोग किए थे कि पृथ्वी की जरूरत को पूरी करने में सक्षम है लेकिन लालच को नहीं, इस पर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का।
और आपको क्वेश्चन लिखने के लिए बताया ना, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका आ गया, आपको लिखना है फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखिए, उनके लिए हम बता रहे हैं जो लोग लिखने से डर रहे हैं या शुरुआत नहीं किया है। तो फूड सिक्योरिटी जो अधिनियम है ना 2013, उसके प्रावधानों के बारे में 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। कब ये अधिनियम को लागू किया गया और इसके लागू कौन है, इसके उद्देश्य कौन है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में लिखिए। फिर उसके बाद सफलता के बारे में बात कीजिए, तो इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया उसके बारे में बताइए। चैलेंजेस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, संसाधन का अभाव है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब चुनौती यहाँ पर बताइएगा। कोऑर्डिनेशन को लेकर भी यहाँ पे विवाद देखने को मिलता है राज्य और केंद्र के बीच में, फंड को लेकर ये चुनौती है, ठीक है। तो ऐसे करके लिखिएगा ना, 1-1.5 पेज हो जाएगा आपका, और लिखते लिखते फिर आपको आदत हो जाएगा। आपके अंदर जो फोबिया है, मेंस फोबिया, ठीक है, राइटिंग फोबिया, लिखने में आपको डर लग रहा है, तो वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। कुछ भी एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, आप लोग सभी जानते ही होंगे। अब आते हैं न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण है, देखिए अभी क्या हुआ, अमेरिका ने भारतीय कंपनियों ना 4 कंपनी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, ये आर्टिकल पढ़े। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है, जब आपसे क्वेश्चन आएगा मेंस में कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है ना हाल के दिनों में तनावपूर्ण देखे गए हैं, तो तनावपूर्ण जो चिंता वाला है वो आप कैसे जस्टिफाई करोगे, यही तो बताओगे कि हाल में अभी व्यापार को लेकर, ठीक है, जो ईरान पे प्रतिबंध लगा है अमेरिका की तरफ से, आर्थिक जो प्रतिबंध लगा ना, तो भारत पे आरोप लगा है कि वो अमेरिका को माफ कीजिएगा, ईरान को समर्थन कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है, तो जो जो प्राइवेट कंपनी है वो ईरानी तेल और जो गैस है, जो फॉसिल फ्यूल है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में भारतीय कंपनी इन्वॉल्व है, तो ये एक विवाद है ना। फिर व्यापार को लेकर भी विवाद है, टैरिफ विवाद, इसके बारे में लिखिएगा। फिर चाइना और भारत का रिश्ता जो मजबूत हो रहा है, मतलब अमेरिका चाहता है कि भारत जो है ना चाइना के खिलाफ प्रो एक्शन ले, मतलब सख्ती कार्रवाई करे, ठीक है। तो ये होता है। फिर भारत और चाइना का जो, भारत और रसिया का जो रिलेशन है वो मजबूत हो रहा है, तो ये भी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर आतंकवाद को लेकर भी अभी विवाद आपने देखा था ना। तो ये तमाम विवादों में आपको लिखना है भारतीय और अमेरिका के बीच में जो विवाद है, ये हो गया। फिर यहाँ पर देख लीजिए जो ईरानी तेल और तेल के, ईरानी जो तेल है ना उससे जुड़े हुए जो कंपनी के जो गाड़ी वगैरह है भारतीय कंपनी वाले, उसको बैन कर दिया गया है। और ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका, तो ईरान पे दबाव बनाना चाह रहा है, ठीक है, ईरान पे क्या बनाना चाह रहा है, दबाव बनाना चाह रहा है, इसके तहत ये सब कार्रवाई किया गया है। नेक्स्ट मूव करें, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु है ना राज्य हमारा, उनकी ये मुख्यमंत्री है। इनका मुद्दा है कि हम जो है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला है, तो उसमें केंद्र सरकार ने जो प्रावधान किया है थ्री लैंग्वेज मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए, आप पहला मातृ लैंग्वेज पढ़ाओ, फिर उसके बाद आप 2 रीजनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज पढ़ाओ, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं ना जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है कि हम जो है ना मदर लैंग्वेज मतलब तमिल पढ़ाएंगे और इंग्लिश को अडॉप्ट करेंगे, हिंदी को किसी भी हालत में हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो आप देखोगे ना केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद है, क्वेश्चन में पूछेगा केंद्र राज्य के बीच में कौन कौन से मुद्दे जो है विवादित है, आप इस पर टिप्पणी करें। तो आपको लैंग्वेज के बारे में बात करना होगा, वित्तीय संसाधन के बारे में आपको बात करना होगा, गवर्नर का पद को लेकर भी आपको बात करना होगा। ये सब जो ऐसे मुद्दे है ना, 352 का जो मिसयूज है उसके बारे में बात करना होगा। फिर फंड आवंटन को लेकर यहाँ पर बात करने होंगे, पॉपुलेशन के बारे में बात करना होगा, क्योंकि राज्य जो साउथ राज्य है ना उनका कहना कि मेरे यहाँ पॉपुलेशन कम हो रहा है, लेकिन जब परिसीमन होगा, ठीक है, क्या बोलते उसको, डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन लोकसभा क्षेत्र को लेकर, तो उसमें हमारा जो सीट जो है ना घट जाएगा लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि केंद्र राज्य के संबंधों को लेकर ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यही सब चीज लिखना होगा। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, और आपको बता दें अभी आज है ना शिवरात्रि का दिन है, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है हमारा, ठीक है। तो कश्मीर में अगर आप देखोगे जो कश्मीर पंडित है, जो वहां के हिंदू है कश्मीर के, जो मूल निवासी है, उनको जो है ना आतंकवादियों ने जो है ना स्थापित कर दिया था, ठीक है। और उनका जो महत्वपूर्ण पर्व है हैरात, आप देख रहे हो ना हैरात, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने जो हैरात को लेकर शुभकामनाएं दी है कि जो है हमारे जम्मू कश्मीर में सुख शांति समृद्धि और भाईचारा को लेकर आए, और हमारा राज्य जो है आपकी जगह यूटी है भी ना, हमारा जो जम्मू कश्मीर, तो हमारा जो यूटी है वो राज्य में परिवर्तन हो जाए और वहां के लोगों समृद्धि के साथ विकास के साथ जुड़ सके, ठीक है,
भारत को विकसित बनाने में। तो ये शुभकामनाएं। क्वेश्चन पूछेगा हैरात को लेकर, बोलेगा खबरों में रहा हैरात क्या है? क्या ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ वर्ड है, क्या ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, या लोक कला है किसी राज्य का, या कुछ है यहाँ पे? ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्रीलिम्स में। आप यूपी पीसीएस का देख लो, यूपीएससी का क्वेश्चन देख लो, बीपीएससी का देख लो, आपको स्टेट पीसीएस में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हैरात जो है ना, भगवान शिव शंकर जो है ना हमारे, उनको लेकर ये यहाँ पे फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, और ये सदियों से चला आ रहा है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे महिला। देखिए, हमने इस टॉपिक को इसलिए लिया ना कि एग्जाम के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमें जागरूक भी तो रहना है। अभी आपने देखा होगा कि साइबर ठग कैसे जो है ना फल फूल रहा है, साइबर अपराध होते कैसे हैं, लोग ठगी कैसे करते हैं, उसके बारे में हम देखिए। अभी क्या हुआ, जो साइबर ठग करने वाला है, उसने जो एक महिला को फोन किया और उन्होंने बताया कि आपके द्वारा जो पार्सल भेजे गए थे ना, कुरियर किया गया, उसमें आपत्तिजनक सामान पाए गए हैं। तो आपत्तिजनक सामान में आपके पार्सल में ड्रग्स मिला है, हमको हमको 5 ट्रैवलिंग पासपोर्ट मिला है, क्रेडिट कार्ड वहां पे मिला है, लैपटॉप मिला है, कपड़े मिले हैं, ये तमाम जो है ना आपत्तिजनक सामान आपके पार्सल में मिला है। महिला डर गई, महिला जागरूक नहीं थी। तो अब इनको जो है ना बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आप पे जो है धन शोधन मामला ना हो, पुलिस कार्रवाई ना हो, आप पे इंक्वायरी ना बैठे, तो आपको जो यहाँ पे फंड ट्रांसफर करना होगा हमारे अकाउंट में। ठीक है? तो महिलाओं ने जो है ना, जो जो डरी हुई थी महिला थी, उन्हें उसने 84,16,000 रकम जो है ना फ्रॉड करने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये मामला जैसे ही पुलिस में गया, साइबर ब्रांच में गया, तो तुरंत यहाँ पे एक्शन लिया गया है। हालांकि जो राशि जो ट्रांसफर किया गया था, वो मूल रूप से वहां पे आ गया है जहां से ट्रांसफर किया गया था, कहने का मतलब महिला के पास पहुंच गया। लेकिन इस मैसेज से हमें सीखना होगा, अवेयरनेस पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा ना टेक्नोलॉजी किस तरह इंसानों के कामों को आसान कर दे रहा है, लेकिन साथ में कई चैलेंजेस को लेके भी आ गया। एक तो हेल्थ को लेकर, एक साइबर ठग को लेकर, ठीक है, ये तमाम जो है चैलेंजेस देखने को मिलता है। तो इस तरह के मेंस में क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसी तरह के कंटेंट को प्रोवाइड करना होगा आंसर राइटिंग में। ओके, चलिए, ये हमारे जो है भगवान है, ठीक है, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं हमारे टीम की ओर से, आप सभी को। चलिए, और आज जो है ना कुंभ का अंतिम डे है, और आज ना कुंभ में लगभग 66 करोड़ लगभग जो वहां पे श्रद्धालुगण का आंकड़ा पार करने वाला है। तो वहां की जो व्यवस्था है, काम जो जितने भी वहां पे है प्रशासनिक, सारे को दुरुस्त किया गया है। आप लोग देखेंगे आर्टिकल में। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण को लेकर। यहाँ पे जो है ना क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस का तो यूनिवर्सल टॉपिक है ये। ओके, मेंस का क्या है, ये यूनिवर्सल टॉपिक है, आपको हर एग्जाम में ये चीज देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। आप यूपीपीसीएस का देख लीजिए, यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी का देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करेगा ही करेगा। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, दोनों में फर्क है। देखिए, अगर यहाँ पे ये फर्क लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसको हिंदी में वैश्विक तापन बोलते हैं। जब पृथ्वी का तापमान एक स्तर से अधिक बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो उसको वैश्विक तापन बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन जो गैस होते हैं ना, कार्बन के जो गैस होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, उसका उत्सर्जन काफी अधिक हो जाता है, और एक स्टैंडर्ड जो मात्रा होता है ना, उसमें इजाफा कर देता है, तो उसको वैश्विक तापन बोलेंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, यहाँ पे जो जलवायु है पृथ्वी का, उसमें दीर्घकालिक परिवर्तन हो गए। ठीक है, यहाँ की जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन होगा, इसी को क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। तो इसका इम्पैक्ट कृषि पे, शिक्षा पे, प्लान पे, देश की अर्थव्यवस्था में, सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया। साथ में बता दें आपको, वैश्विक तापमान का मतलब ग्रीन हाउस गैसों का जो बढ़ते स्तर के कारण पृथ्वी की सतह का जो तापमान में वृद्धि हो जाता है ना, उसको जो कहते हैं हम लोग वैश्विक या ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जो दीर्घकालिक परिवर्तन देखने को मिलता है। दो फैक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, तो इससे किस तरह जो वर्षा के पैटर्न, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वर्षा के पैटर्न को चेंज कर दे रहा है। कहीं पे अधिक वर्षा, कहीं पे कम वर्षा, कहीं पे बाढ़, कहीं पे सूखा। फिर यहाँ पर बात करेंगे समुद्र के स्तर में भी वृद्धि। हम लोग कल बात किए थे ना कि समुद्र का लेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र का लेयर बढ़ेगा। जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह, जो जैव विविधता है, सब वहाँ पे नाश हो जाएगा। वहाँ पे प्लान करने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे, भूख संकट वगैरह हो जाएगा वहाँ पर। ये सब इम्पैक्ट है। आप उसी तमाम पॉइंट को एलोबरेट करना है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8 नंबर में पूछ रहा है या 38 नंबर में पूछ रहा है, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। और आपको बता दें, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा
2024 का सबसे अधिक गर्म वर्ष जो है ना डिसाइड किया गया। तो ये डाटा भी याद रखिएगा, यूज़ करने का काम आएगा। आपको बता दें पृथ्वी के बारे में देख लीजिए, जब क्वेश्चन आएगा ग्लोबल वार्मिंग तो पृथ्वी के बारे में इंट्रोडक्शन में आप ये लिखिएगा, पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है ना, जहाँ पर जीवन जीने के लिए जो अनुकूलतम जो स्थितियाँ चाहिए ना, वो सभी मौजूद है। वर्षा, जल की पर्याप्त, जो भी पोषक तत्व है, सब कुछ यहाँ पे है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और मिलेगा, जैसे कि किस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ ना, तो हमारे जो पर्यावरण है उसको नुकसान हुआ। कैसे देखिए, 17वीं शताब्दी में 1700 ईस्वी में अगर बात करोगे, वहाँ पे जेम्स जो है ना, मतलब वास्प इंजन का यहाँ पे डिस्कवर हुआ। किसका इंजन हुआ? वास्प जो है ना, इंजन का डिस्कवर हुआ। मशीनों का यहाँ पे जो यहाँ पे आविष्कार किया गया। तो मशीन जो है ना, अब क्या करने लगा, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। एक बहुत बड़ा खेप जमा कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो उसके लिए हमको बाजार चाहिए बेचने के लिए। तो बहुत लोग जो है ना, देशों में बाजार खोजने गए और कच्चा माल भी चाहिए हमको बनाने के लिए, तो कच्चा मालों के लिए हम जो है अन्य देशों में हम लोग यहाँ पे तलाश जारी किए। फिर हमको इंडस्ट्री को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए ना, तो फिर हम लोग क्या करें, कारखानों को चलाने के लिए फॉसिल फ्यूल का यूज़ करने लगे हम लोग, जीवाश्म ईंधन को जलाने लगे। उससे क्या हो गया, हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ। तो आप देख रहे हो ना टेक्नोलॉजी किस तरह डेवलप किया और हमारे पर्यावरण को कैसे क्षति पहुँचा। ये कहानी बना के आप लिख सकते हैं ऐसे पेपर में, ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, कुछ और है। जैसे कि पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है ना, उससे खेती और किसानी को बहुत व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। आप देखोगे ना, रबी का जो फसल है, उसको ज़्यादा प्रभावित करेगा। रबी फसल में क्या आता है? गेहूँ आता है, चना आता है। तो इस सब का प्रोडक्शन अगर कम होगा ना, तो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? और चुनौती क्या है? रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ ना, जिसको हम लोग मानवीय आपदा बोलेंगे, उसके कारण भी सप्लाई चेन को बाधित हुआ। ठीक है? ये भी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। फिर बात करेंगे जो अमेरिका जैसे देश, जो डेवलप कंट्री, वो जो है ना पेरिस क्लाइमेट से बाहर हो गया। अब इससे क्या होगा? जो हम लोग ग्रीन क्लाइमेट जो फंड बनाए थे ना, उसके लिए धन कहाँ से लाएगा? जब डेवलप कंट्री लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो। तो ये भी हमारे लिए क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बड़ा धक्का लगेगा, लगेगा ना? तो यही सब चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इस सब पॉइंट को याद रखिएगा और बार-बार लिखने का प्रयास कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है? और एक आपसे रहेगा कि हमारे जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर होगा, हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएँगे लाइव आके, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का कुछ हो, तो आप लोगों को भी प्रयास करना होगा कि हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे पहुँचे। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सोनम वांगचुक, ये कौन है? ये एक पर्यावरणविद है। आप देखोगे लद्दाख में जो ग्लेशियर है, वो पिघल रहा है। ये बहुत बड़ा कंसर्न हो रहा है और इन्होंने सोनम वांगचुक पहले दिल्ली गए, वो ग्लेशियर की बर्फ लेकर, ठीक है? जो पिघला था ना, वो बर्फ को लेके वो वहाँ पे गए। फिर वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में गए, यूएनओ में उनका हेडक्वार्टर गए, वही बर्फ लेके, ठीक है? तो वो बर्फ को ले जाने में तो पिघल जाएगा, तो उसको पश्मीना ऊन, जो लद्दाख में फेमस है पश्मीना ऊन, उसमें लपेट के लिया गया था, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चीज़ों को कैसे लिंक किया जा रहा है यहाँ पे। और आपको बता दें, इन्होंने कहा कि जो अगला महाकुंभ होगा 140 वर्षों के बाद, वो जो है ना रेत रेत पे बनाएँगे, क्योंकि नदी तो सूख जाएगा उस समय। क्यों कहा? क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है, नदी फिर हमारा सूख जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री से अपील है कि वो ग्लेशियर को बचाने के लिए वो नेतृत्व करे, आगे आएँ वो। और पूरा कम्युनिटी से राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे सबसे अपील कर रहे हैं कि ग्लेशियर को बचाइए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा जो ना ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। अगर यही रहा ना, यही दर रहा ना और वनों को जो हम लोग काट रहे हैं, अगर यही सब कुछ चलता रहा ना, तो बहुत जल्द जो हमारा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो बारहमासी जो नदियाँ हैं ना, ये सब मौसमी नदियों में बदल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है ये सब चीज़, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया। ये पीटी में पहुँचने के लिए, मतलब पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में पूछेगा ये वाला, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, आपको बता दें नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसके बाद थर्ड जो पोल है ना, वो हमारा हिमालय ही है। उसको हम लोग, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बर्फ का भंडार आपको थर्ड नंबर पे वहीं पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो रेतीले के बारे में बात की, अगला महाकुंभ 140 साल के बाद रेत पे बनाएँगे, क्योंकि नदी समय सूख चुका होगा, तो हमको बचाना होगा ना। जैसे अभी देखिएगा दिल्ली में यमुना नदी को पुनरुद्धार किया जा रहा है, साफ-सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है और वहाँ पे जो गंगा आरती जिस तरह होता है ना, वहाँ पे यमुना आरती हो रहा है। और हमारे झारखंड में भी आप देखोगे स्वर्णरेखा नदी काफ़ी जो है यहाँ पे प्रदूषित है, स्वर्णरेखा नदी। तो उसको भी इसी तरह का जो है ना कैंपेन से जोड़ना होगा, इसी तरह का यहाँ पे मुहिम चलाना होगा। तब जाके जो हमारी नदियाँ हैं, उसको सुरक्षित और विरल बनाया जा सकेगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। कृषि उपज के लिए एमएसपी गारंटी कानून से कुछ कम नहीं। आपको पता नहीं ये मुद्दा चल रहा है, देखिए यहाँ पे एमएसपी को लेकर, किसान को लेकर क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस बार।
ठीक है, जो भी मेंस वगैरह दे रहे होंगे बीपीएससी का, तो ध्यान रखिएगा एमएसपी को, किसान से जुड़े हुए जितने भी तमाम डिमांड है उसको देख के रखिएगा। अभी किसान का क्या मांगे, एमएसपी को कानूनी गारंटी दिया जाए। दूसरा क्या मांगे, जो कर्ज है उसको माफ किया जाए। थर्ड क्या है कि जो भी पेंशन है किसानों से जुड़ा हुआ उसमें राशि को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो तमाम और भी मांगे हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे एमएसपी को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस में पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा गया है। एमएसपी में 23 फसल इंक्लूड है। सीएसएपी एक संस्था है जो कि सिफारिश करती है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं वो फाइनल मुहर लगाते हैं। आपको बता दें एमएसपी को कानूनी गारंटी का ना एक रिपोर्ट आया था, स्वामीनाथन रिपोर्ट, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा स्वामीनाथन आयोग। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जो है ना वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो जुड़ा हुआ है ना, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये एमएसपी से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। साथ ही 50% फॉर्मूले एमएसपी की गारंटी कानून और खरीद मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने की मांग को पीछे नहीं हटेगा। ये लोग चाह रहे हैं ना किसान कि C2 और 50 जो फॉर्मूला है ना उसके तहत हमें गारंटी मिलना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी कांगो न्यूज में चल रहा है, लोकेशन देख लीजिएगा, मैपिंग कर लीजिएगा इसका। कांगो में जो है ना अज्ञात बीमारी के कारण 50 लोगों से अधिक लोगों का मौत हो गया। ये मौत क्यों हुआ कि बच्चे लोग जो है ना, जो चमगादड़ होता है बैट, उसके मांस खा लिए और इससे जो अज्ञात बीमारी हो गया। अभी WHO ने जो है ना इसके बारे में शोध कर रहे हैं कि इस बीमारी का पता लगाया जा सके किस तरह का बीमारी है। ठीक है, तो कांगो के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ नहीं, याद रखिएगा। उसके बाद है भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है धर्म गॉर्जियन, और ये पहली बार जापान की धरती पर हो रहा है। क्या नाम है उसका, पूर्वी फुजी। नाम याद रखिए, यूपीपीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्या फायदा होगा, तो भारत और जापान के जो रिश्ते हैं ना, संबंध है ना, मजबूत होगा। जो एक दूसरे का जो कौशल है, सैन्य कौशल, वो एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान किया जाएगा, और इमरजेंसी के समय आपस में जो है ना मिलकर चुनौतियों से लड़ने में काफी मददगार होगा। अब आते हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट आया है ना नीति आयोग की तरफ से कि जो एनपीई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो स्कूल है ना, अगर आप देखोगे 36% स्कूल में 50 से कम विद्यार्थी लोग हैं, और 10% स्कूल में तो 20 विद्यार्थी से भी कम है। तो बहुत बड़ा कंसर्न है ये, याद रखिएगा। नमामि गंगे का जो धन आवंटन किया गया है ना, जो वित्त मिला है ना, उसका मात्र 69% ही खर्च किया गया, तो गंगा फिर साफ कैसे होगा। ठीक है, और यहाँ पर बात किया गया है कि जो स्कूलों में जो टीचर है, टीचर के सामने क्या चैलेंजेस है कि टीचर तो है ना उनको कई सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है, फिर उनको प्रशासनिक कार्यों में उनको संलिप्त कर दिया जाता है, वहां पे बुनियादी ढांचों का अभाव है। इन कारणों से जो है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, समय कितना हो गया, 22 मिनट हो गया, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और इसके बारे में तो बात की हम लोग, ध्यान रखिएगा अफीम वाला एरिया है, कोल माइंस, मैपिंग याद रखिएगा, मैपिंग को भी ध्यान बार बार बनाते रहिएगा ताकि एग्जाम में आप मैप बना सके। उसके बाद ये पोर्ट वाला एरिया है, ठीक है, बिहार झारखंड, माफ कीजिएगा, भारत का मैप है, और यहाँ पे जो पोर्ट है ईस्टर्न पोर्ट और वेस्टर्न पोर्ट, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। और ये पूर्वी भारत है अपना। अभी जो है असम को लेकर न्यूज में चल रहा है, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे निवेशक सम्मेलन हो रहा है ना, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो फिर आपको लिंक कहाँ मिलेगा, हमारी वीडियो का कमेंट बॉक्स में देखिए, वहां पर पिन किया हुआ रहता है, आप लोग उसको क्लिक करके जुड़ सकते हैं हमारे, बिल्कुल मुफ्त रहता है। और एक अपील है, 1 लाख सब्सक्राइबर करना होगा, तब हम डिजिटल बोर्ड पे आके वो चीज को हम लाइव पढ़ा सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।